हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है कि 2 अगस्त को आरएससीआईटी का एग्ज़ाम हुआ था और उसका जो पेपर आया था उसका हम कल समय की व्यस्तता के कारण हम आपको नहीं बता पाए थे। हमें जबकि आंसर की मैं आपको बहुत जल्दी ही बना के रखी थी और ग्रुप में भेज दी थी, पर पेपर का रिव्यू हमारा बाकी था। तो पेपर जो हमारा था वो हमारा 2 अगस्त का था, ये सबको पता है। तो अगस्त का हमारा पेपर था और टाइम इसका जो था वो 1 आवर था। ये सबको पता है। दूसरा, जो हमारा प्रश्न बैंक था उसके अंदर कितने टोटल क्वेश्चंस थे ये भी आपको पता है। 35 क्वेश्चंस थे। तो ये चीजें अंडरस्टूड थी। 2 अगस्त का हमारा पेपर था 2026 और ये सारी चीजें हमने ब्लैक बोर्ड पर समझाने के लिए आपको वापस पेपर के रिव्यू के साथ में टेक्सॉन की तरफ से उपलब्ध हूँ मैं। तो 1 आवर का पेपर था, 35 क्वेश्चंस थे और कुछ बच्चों के मन में, कुछ स्टूडेंट के मन में ये डाउट्स भी रहता है कि कुछ चीज़ें पढ़ी वो नहीं आई, या फिर जो बहुत सारा पार्ट्स वो वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट का था या कुछ भी था। तो पेपर हमेशा जब क्वेश्चन ही 35 लिए जाने हैं, जब इसका पॉलिसी 35 की है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि हमें तैयारी भी उसी लेवल की करनी होगी। जैसा कि हमने क्वेश्चंस भी पढ़े होंगे। जैसे टोटल क्वेश्चंस हमारे 1000 या 1000 या 1500, जितने भी हजारों में क्वेश्चंस हमने पढ़े होंगे, तब जाके हमारा कई 35 क्वेश्चंस के अंदर हम कई गोल कर पाते हैं। तो रही बात ये कि मैं तो कहता हूँ 1000 क्वेश्चंस भी कम है। हमें तो करीब 1500, 2000, इससे भी कई ज़्यादा प्रश्न हमें तैयार करने होते हैं और पढ़ने होते हैं, तब जाके कई हमारा निशाना इस पे लगता है 35 क्वेश्चंस पे। और ये क्वेश्चंस बड़े चुनिंदा क्वेश्चंस आते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये क्वेश्चंस बड़े चुनिंदा क्वेश्चंस आते हैं और इसीलिए हम कहते हैं कि क्वेश्चन से जब 35 है तो कौन कौन से पार्ट में से कवर होगा, तो ये चुनिंदा क्वेश्चंस होते हैं और माइनस मार्किंग इसमें नहीं होती, ये भी आपको पता है। तो आपके लिए प्लस पॉइंट ये भी है कि आप अच्छे से इसको कर सकते हैं। जो क्वेश्चंस पहले आए वो पहले कर सकते हैं। हमने एग्जाम की बहुत सारी टिप्स दी थी बच्चों की, जो हमारे टच में थे, जो हमारे लास्ट टाइम में कांटेक्ट में रहे। तो इसी तरह से हमने ये सारी चीजें करवाई थी। तो हम आगे इस पेपर का रिव्यू करते हैं। कुछ बच्चों को ये भी लगता है कि पेपर का बहुत सारा पार्ट नहीं आया, तो वो ऐसा ही होता है। किसी बार कुछ चीजें ज्यादा पूछ ली जाती है, किसी बार कुछ चीजें रह जाती है। तो सारी चीजें 35 क्वेश्चंस में होना पॉसिबल नहीं है, ये आपको भी पता है। तो ये हम ऑलरेडी जानते हैं कि 35 क्वेश्चन में सारी चीजें कवर नहीं होती। ठीक है, तो हम आगे नेक्स्ट वो देखते हैं कि हमारा जो भी है पेपर कैसा था, उसका रिव्यू कर लेते हैं। पेपर जो था हमारा ये था, मेरे पास बी पार्ट आया हुआ है जो आपके सामने दिख रहा है। बी पार्ट है, ये क्वेश्चंस के फर्स्ट में कुछ चीजें निर्देश दिए होते हैं, ये भी आपको पढ़ना होता है। तो 70 नंबर का पेपर ये आपको दिख रहा है, ये 70 नंबर और 1 घंटे का पेपर है। यहाँ पे 1 घंटा दिया हुआ है, तो ये तो आपको पता ही है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट, ये ब्लैक बोर्ड में आपको समझा देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन MFA का सबसे अच्छा वर्णन करता है, जो आधुनिक ऑनलाइन खातों को सुरक्षित करने के लिए मानक प्रक्रिया है। हमने बच्चों को 2FA समझाया था।
2FA और MFA, अभी MFA चालू हो गया है। 2FA जो होता है वो 2FA का होता है सेकंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन, और यहाँ पे हम साइड में समझते हैं MFA। ये होता है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो हो रही है 2FA की मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, MFA। तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या है कि आपको बार बार सत्यापित करने के लिए पूछा जाता है। जैसे एक बार आप आईडी में, किसी आईडी में या फिर कोई बैंकिंग सिस्टम में लॉगिन करते हैं, जैसे आपका फोन पे, तो एक बार तो लॉक पूछता है, फिर आप पेमेंट ट्रांसफर करते हैं तो उस समय एक पिन और डालना पड़ता है। तो दो अलग अलग पासवर्ड और पिन होते हैं। कई बार तो जैसे कोई चीज़ वेरीफाई करने के लिए, जैसे बैंकिंग सिस्टम के अंदर अगर कंप्यूटर के अंदर हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो OTP भी जाती है, जैसे नेट बैंकिंग में। तो ये ही 2FA है, इसी को हम MFA बोलते हैं। 2FA यानी कि दो बार कोई चीज़ें सत्यापित करना। जैसे हम ATM से ट्रांजेक्शन करते हैं ऑनलाइन सिस्टम पे, कंप्यूटर पे, तो एक बार तो पिन डालना पड़ता है, ATM डालना पड़ता है, फिर पिन डालना पड़ता है, पिन डालने के बाद OTP भी आता है, और कभी कभी CVV भी पूछा जाता है। तो ये MFA में आएगा, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। हमने 2FA समझाया था, मेरे ख्याल से 2FA जो इसने समझाया वो बच्चे भी इसको आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि सत्यापित करता है। अब हम इसमें देखेंगे प्रश्न नहीं करने के टिप्स भी हमने, प्रश्न नहीं आ रहा और सही करने के टिप्स भी हमने बच्चों को दिए थे। जैसे इस प्रश्न को कैसे सोल्व करें, तो MFA का मतलब मैंने समझा दिया। अपने पासवर्ड को डेस्कटॉप पर सादे टेक्स्ट फाइल में सुरक्षित रखें। तो ये कभी नहीं है, ये गलत है, तो ऐसा नहीं है, जैसे ये गलत है, इसको हटा दो दिमाग से। दूसरा है, दो या दो से अधिक अलग अलग प्रकार के सत्यापन की आवश्यकता है। ये थोड़ा ठीक लग रहा है, इसको छोड़ दो। आपके खाते का पासवर्ड हर 30 दिन में स्वचालित रूप से बदल जाएगा, ये MFA से संबंधित नहीं है। अपने सभी ऑनलाइन खातों के लिए एक ही अत्यंत जटिल पासवर्ड का उपयोग करें, ये भी इससे संबंधित नहीं है। तो इससे जो जुड़ा हुआ है वो सही जो आंसर है उसका ये है। तो राइट आंसर अगर हम कहेंगे तो ये इसका सही आंसर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, किसी पैराग्राफ को इस तरह से फॉर्मेट करने के लिए इस टेक्स्ट और बाएं और दाएं दोनों मार्जिन के साथ बिल्कुल सीधा अलाइन हो जाए, आपको कौन सा अलाइनमेंट विकल्प इस्तेमाल करनी चाहिए। हमने बच्चों को एक क्लास में कई दफा बताया है कि अलाइनमेंट 3 तरह के होते हैं। तो राइट अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, होता है सेंटर अलाइनमेंट। यानी ये कोई अक्षर आपने लिखा है तो हम शुरू से कहाँ से लिखते हैं, यहाँ से लिखते हैं, एग्जाम्पल। और कभी कभी हम जैसे उर्दू लिखी जाती है तो वो लिखाई शुरुआत भी इसी तरह से होती है, पीछे से शुरू होती है। तो ये अलाइनमेंट होता है। जैसे हम टेक्स्ट को इधर से लिख सकते हैं, इधर से लिख सकते हैं। जैसे आपने पोएम लिखी होगी, कविता, वो सेंटर में लिखी होती है ऐसे, जैसे छोटी लाइन बीचों बीच रहेगी, उससे थोड़ी बड़ी ऐसे सेंटर में रहेगी, मतलब दोनों लाइन, ये ऐसा होता है। तो ये सारे एलिमेंट हमने बताया। फिर एक जस्टिफाई हमने अलाइनमेंट बताया था, जस्टिफाई, कंट्रोल J, इसका शॉर्टकट की है आपको मैं बताऊं, CTRL, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, CTRL+J, ये इसका शॉर्टकट कुंजी था। इसका मतलब है जो आपने टेक्स्ट मैटर लिखा है, जैसे ये लाइनें हैं, इनको बराबर रखना दोनों तरफ से। ये जो होता है ये जस्टिफाई है, आपकी लाइनें ऊपर खबर नहीं हो, और ऐसा भी है तो खींच खींच के ऐसी हो जाएगी बराबर। जैसा कई बार हम लिखते हैं तो इस टाइप से लिखते हैं, कुछ लाइन छोटी होती है, कुछ लाइन बड़ी होती है, कुछ लाइन ऐसे होती है, स्पेस की वजह से वो थोड़ा ऐसा अलाइनमेंट, ये नॉर्मल अलाइनमेंट है। और इसको हम जस्टिफाई करते हैं कंट्रोल J दबाकर, तो ये सारी लाइनें बराबर हो जाती है सेंटर में। तो दोनों तरफ से बराबर होना, वही चीज पूछी गई है। तो दोनों मार्जिन के साथ बिल्कुल सीधा अलाइन हो जाए, आपको कौन सा एलिमेंट, तो जस्टिफाई इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पे हम जस्टिफाई राइट करेंगे, ये जस्टिफाई वाला राइट है। आप एक महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन प्रिंट प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। आपने भौतिक रूप से जांच कर ली, प्रिंटर चालू है और उसमें पर्याप्त कागज है और USB केबल आपके कंप्यूटर से ठीक जुड़ा, फिर भी आपके कंप्यूटर में प्रिंट की कतार में प्रिंट की स्थिति ऑफलाइन दिखा रही है। इस समस्या को हल करने के लिए सबसे तार्किक पहला कदम क्या होगा। तो ये थोड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया है, जो लोग डेस्क पे काम करते हैं, डेस्कटॉप पे, कंप्यूटर पे,
तो इसका पहला हम पढ़ेंगे, एक नया इंक कार्ट्रिज खरीदें क्योंकि संभवतः प्रिंटर से स्याही खत्म हो गई। तो ये पॉइंट पढ़ते ही मुझे वापस प्रश्न याद आया कि इसके अंदर ये क्या कह रहा है कि भौतिक रूप से हमने जांच कर ली कि प्रिंटर चालू है, मतलब प्रिंटर में कोई इंक कार्ट्रिज डालने की जरूरत नहीं है। ये जो हमारा है ये डाउट्स क्लियर हो गया, ये हो ही नहीं सकता क्योंकि स्याही खत्म हो गई है और इंक कार्ट्रिज लाने की बात कर रहा है, जबकि यहाँ कह रहा है कि भौतिक रूप से हमने जांच कर ली प्रिंटर चालू है। कैंसिल। दूसरा, अपने कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव को फॉर्मेट करें ताकि प्रिंटर स्पेल हो, ये भी गलत तरीका है। हार्ड ड्राइव को फॉर्मेट करने से कोई प्रिंट नहीं आने वाला। तीसरा, प्रिंट की विंडो खोले, प्रिंटर मेनू पर क्लिक करें, प्रिंटर को ऑफलाइन उपयोग करें, विकल्प में चेक करें, जांचें और स्कूल सेवा बंद हो गई या नहीं उसको भी चेक करें। तो ये सही तरीका है जांचने का। इसको मैं राइट कर देता हूँ मिटा के। ये वाला तरीका हमारा सही है, ये सही है। ये वाला आंसर हमारा सही है। तो चौथा है, अपने मॉनिटर को डिस्प्ले रेजोल्यूशन में बदले ताकि पेज लेआउट से बेहतर ढंग से मिल। इससे भी इसका कोई लेना देना नहीं है, जैसा कि ये आपको दिया। तो इसमें ये प्रश्न ये राइट गया। क्वेश्चन नंबर 4, ये एग्जाम का जो पेपर सेट प्रश्न पत्र जो हम देख रहे हैं वो प्रश्न पत्र आपका मैं बता दूं, वो जो है सेट बी है, ये आपको ध्यान रखना है। सेट बी, कौन सा? सेट बी। सेट बी क्या है? क्वेश्चन सारे वही रहेंगे बट ए बी सी डी के अंदर इन्होंने सीक्वेंस चेंज कर रखी है। तो ऐसा सीक्वेंस चेंज होती है, किसी में 1 नंबर वाला क्वेश्चन 35 पे आ गया, तो किसी में 35 वाला 27 पे आ गया, ऐसे चेंज होता रहता है पेपर सेट के हिसाब से। तो पेपर सेट बी के अनुसार क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं। इंटरनेट में मनुष्य और मशीनों में अंतर करने के लिए उपयोग की जाने चुनावी प्रतिक्रिया प्रमाणीकरण का उपयोग माना जाता है। तो इसका OTP गलत है, QR कोड भी नहीं है, पासवर्ड भी नहीं है। कैप्चा एकमात्र ऑप्शन है जो रोबोट की प्रक्रिया को रोकता है कि रोबोट तो कंप्यूटर नहीं चला रहा है। तो यही सारी चीजें मनुष्य और मशीन में अंतर करने के लिए उपयोग की जाने वाली चुनौतीपूर्ण प्रतिक्रिया प्रमाणीकरण के लिए कैप्चा सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सरकारी पोर्टल पर UIDAI किस आवश्यक दस्तावेज के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है? तो UIDAI का जैसे ही नाम आ जाए, मैंने बच्चों को बता दिया था, ये भी पढ़ा हुआ टॉपिक है। आधार कार्ड आप उसमें ओके कर देना, बाकी सारी चीजें भूल जाना। आपके कंप्यूटर मॉनिटर से डिजिटल डिस्प्ले लेकर उसे किसी बड़ी दीवार पर मीटिंग रूम की स्क्रीन पर प्रोजेक्टर करने के लिए किस आउटपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर मॉनिटर से डिस्प्ले लेकर उसे किसी बड़ी दीवार पर, जब बड़ी दीवार और मीटिंग रूम की बात आ जाती है और प्रोजेक्ट की बात आती है, तो आपका प्रोजेक्टर यहाँ सही होगा। ये सारी चीजें गलत हैं, इससे इसका कोई नाता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, डिजिटल फोटोग्राफ की छवि बनाने वाले बिंदुओं को हम क्या कहते हैं? एक फोटो जो होता है, एग्जाम्पल हम यहाँ समझते हैं, एक फोटो जिसका आकार साइज का होता है, तो इसमें एक फोटो बहुत छोटे छोटे पिक्सल से मिलकर बनी होती है। जब हम जूम इन करके देखते हैं वो पिक्सल हमें बड़े बड़े नजर आते हैं, जो फटे हुए नजर आते हैं। तो जितने ज्यादा डॉट्स इसमें होंगे या पिक्सल होंगे, उससे मिलकर एक फोटो बनती है। जितने ज्यादा इसमें डॉट्स होंगे उतना फोटो अच्छा और HD क्वालिटी होगा, जितने कम डॉट्स होंगे उतने कम होंगे। इसको हम DPI में मापते हैं, DPI, ठीक है, जिसका मतलब डॉट पर इंच, 1 इंच में कितने डॉट हैं। जैसे 200 DPI वाली फोटो थोड़ी कम साफ होगी, 300 DPI वाली फोटो थोड़ी और अच्छी साफ होगी, इस टाइप से। तो यहाँ पे जो बात हो रही है, डिजिटल फोटोग्राफ की छवि बनाने वाले बिंदुओं को हम क्या कहते हैं? तो हम पिक्सल कहते हैं। ये इसका राइट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है, बाकी सारे गलत हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रैम के बारे में सही नहीं है? तो रैम एक अस्थायी स्टोरेज है, ये पूछ रहा है, सही नहीं है, इसका ध्यान रखना है। तो जो सही है उसको हम हटा देंगे, ये सही है। रैम अस्थिर होती है, ये भी सही है। कंप्यूटर बंद करने पर रैम में संग्रहित जानकारी नष्ट हो जाती है, ये भी सही बात है, क्योंकि रैम सिस्टम बंद होने पर खाली हो जाती है। रैम अस्थिर होती है, रैम एक अस्थायी स्टोरेज एरिया है, अस्थायी है, स्थायी नहीं।
ये पॉइंट गलत है और गलत ही पूछा गया, ये हमें बताना है, ये सही नहीं। रैम और हार्ड डिस्क स्टोरेज एक ही चीज है, ये गलत है, तो ये हमारा राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच मूलभूत अंतर क्या है? तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में, हार्डवेयर का उपयोग इनपुट के लिए किया जाता है जबकि सॉफ्टवेयर का उपयोग केवल आउटपुट के लिए किया जाता है। गलत। हार्डवेयर से तात्पर्य कंप्यूटर की भौतिक स्पर्श करने योग्य घटकों से है जबकि सॉफ्टवेयर से तात्पर्य अमूर्त प्रोग्राम। तो मैंने बच्चों को कई बार बताया कि हार्डवेयर वे उपकरण है जिनको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, जबकि सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के प्रोग्राम कहलाते हैं। ये एकदम सही था और ये आंसर राइट गया होगा कई बच्चों का। हार्डवेयर सीपीयू के अंदर पाया जाता है और सॉफ्टवेयर मॉनिटर में पाया जाता है। ये बात भी कुछ हद तक मतलब पूरी की पूरी गलत है, 1% का सही हो सकती है कि ये बात सही है कि मॉनिटर के अंदर दिखने वाले सॉफ्टवेयर होते हैं, बट ये पूरी तरह सही नहीं है, गलत कहा जाएगा। इसमें से कोई अंतर नहीं है, ये एक ही चीज के दो शब्द हैं, ये भी गलत है। तो ये हार्डवेयर सीपीयू के अंदर पाया जाता है, तो हार्डवेयर सीपीयू के अंदर पाया जाता है, सीपीयू के बाहर भी तो होता है, तो ये पॉइंट पूरी तरह गलत है। इसी तरह आपका राइट जो हुआ वो हुआ, हार्डवेयर से तात्पर्य कंप्यूटर की भौतिक स्पर्श करने योग्य घटकों से है जबकि सॉफ्टवेयर से तात्पर्य अमूर्त प्रोग्राम के निर्देशों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मार्टफोन पर एरोप्लेन मोड या फ्लाइट मोड चालू करने से तुरंत निम्नलिखित होगा। क्या होगा? नेटवर्क चला जाएगा, वाईफाई बंद हो जाएगा, ब्लूटूथ बंद हो जाएगा, सभी वायरलेस संचार को बंद कर देता है। फ्लाइट मोड आपको एकदम डीएनडी, डू नॉट डिस्टर्ब सर्विस की तरह होता है, जो आपको किसी भी कनेक्टिविटी से बंद कर देता है तुरंत, तो ये आपका सही होगा। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, डिवाइस की बैटरी को पूरी तरह बंद कर देगा, ये भी गलत है। यात्रा के दौरान डाटा की सुरक्षा के लिए आंतरिक स्टोरेज फॉर्मेट कर देगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। हमारा 10वें का भी सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है 11वां। एक ऐसी फाइल जो डेटा को सारणीबद्ध प्रारूप में संग्रहित करती है जिसमें मानकों को अल्प विराम और अभिलेखों और नई पंक्तियों से अलग किया जाता है, इसका उपयोग आमतौर पर स्प्रेडशीट के लिए किया जाता है। तो DBA, DOC, JPG। तो इसमें CSV फाइल जो होती है वो एक्सेल से जुड़ी हुई होती है और ये एक डेटा सारणीबद्ध प्रारूप में संग्रहित करने के बारे में पूछा है, तो CSV इसमें हमारा राइट हुआ। DBA से कोई लेना देना है, JPG एक फोटो फाइल है, डॉक्यूमेंट एक वर्ड फाइल है। तो इसको हम वापस ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, MS ऑफिस की विशेषता के बारे में निम्नलिखित घटना पर विचार कीजिए। तो हमें विचार करना है और लास्ट में पूछ रहा है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं। जो सही है वो बताने हैं और जो सही नहीं है वो इसमें नहीं होंगे। तो MS एक्सेल में एक अनिवार्य नियम है कि सभी फॉर्मूले @ चिन्ह से शुरू होते हैं। ये प्रश्न मैंने बताया भी था कि एक्सेल में फॉर्मूले हमेशा किससे शुरू होते हैं? बराबर से, बराबर के निशान से एक्सेल में फॉर्मूले शुरू होते हैं, जैसे हम सम लिखते हैं ऐसे, जैसे हम सम लिखते हैं SUM ऐसे, फिर कोष्टक बनाते हैं, तो वो सारी चीजें। तो एक्सेल में जो फॉर्मूले शुरू होते हैं वो सम से शुरू होते हैं और @ से नहीं शुरू होते। तो पहला पॉइंट ही गलत गया हमारा, इसको हम गलत कर देते हैं। MS एक्सेल के अंदर मौजूद वर्कशीटों के संग्रह को आधिकारिक तौर पर वर्कबुक के नाम से जाना जाता है। ये बात बिल्कुल सही है, वर्कशीट को वर्कबुक के नाम से जाना जाता है। MS वर्ड में मेल मर्ज एक सुविधा जो एक ही पत्र को कई प्राप्त करती है, ये भी बात सही है। मेल मर्ज के द्वारा एक पत्र को कई प्राप्तकर्ताओं को एक साथ भेजा जाता है, ये दोनों राइट हुए। तो इसका ऑप्शन सेकंड और थर्ड यानी कि ये सही है। तो 12वें का बी सही, पेपर कोड नंबर बी का। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के आधुनिक संस्करणों 2010 और उसके बाद के संस्करणों में सहेजे गए दस्तावेज का मानक डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? मैंने सहेजे का बताया भी था, अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आता है, बच्चों को एक टिप दी थी कि कुछ शब्द ऐसे होंगे हिंदी में जो परेशान करेंगे, वो आप यहाँ देख लो। डॉक्यूमेंट सेव, दस्तावेज सेव, सहेजने का मतलब होता है सेव करना। तो दस्तावेज सेव करते तो मानक डिफॉल्ट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट के बाद में जो चीजें लगती है फाइल में, फाइल के नाम में या कहीं पे भी या वेबसाइट में, वो एक्सटेंशन कहलाती है। जैसे वर्ड के फाइल का जो एक्सटेंशन है वो डॉक या डॉक्स है, यहाँ पे TXT है, PDF है, .xls है, तो ये भी इससे जुड़ा हुआ नहीं है, तो इसको हम पहले से क्रॉस कर सकते हैं, ये इससे जुड़ा हुआ नहीं है, ये PDF इससे जुड़ा हुआ नहीं है, ये इससे जुड़ा हुआ नहीं है, तो डॉक्स है, ये जुड़ा हुआ है। तो आपको बिना आंख मूंद करके ये डॉक्स वाला राइट करना चाहिए, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के आधुनिक संस्करणों में 2010 और उसके बाद में डॉक्स ही था,
2003 के अंदर जो था वो DOC डॉक ही था, डॉक। और 2010 और 2019 जो भी चल रहा है, हम बच्चे जो सीख रहे हैं उसमें डॉक्स ही है, ये वाला ही है, ये वाला ही है। ठीक है, 2010 और 2019 में, तो ये आपको देखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसी ऑप्टिकल डिवाइस के द्वारा वर्गीकृत किया गया। तो आपको आंख में इसका मैंने बताया था ऑप्टिकल डिवाइसेस वे डिवाइसेज है जो कांच या लेंस या किसी सेंसर से बनी हुई होती है, जैसे CD, DVD, कॉम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ये किसी न किसी ऑप्टिकल कांच या फिर ऑप्टिकल डिवाइस है जो अपन कह सकते हैं किसी सेंसर, लेंस या ऑप्टिकल कांच के मेथड पे काम करता है। तो ये हमारा इसका ये राइट हुआ। हार्ड डिस्क ऑप्टिकल नहीं है, पेन ड्राइव ऑप्टिकल नहीं होती है, रैम भी ऑप्टिकल नहीं होती। विंडोज की कौन सी अंतर्निहित उपयोगिता विशेष रूप से उपयोगिता फाइल और फोल्डर और ड्राइवर को नेविगेट करने के, प्रबंधित करने, व्यवस्थित करने की मदद करने के लिए डिजाइन की गई है। तो ये बात सही है। विंडोज का जो हम देखेंगे तो ये कह रहा है कि उसके ऐसी कौन सी चीज है जिसके अंदर फाइल, फोल्डर, ड्राइव नेविगेट करने के लिए, दिखाने के लिए, प्रबंधित और व्यवस्थित करने में मदद करता है। MS पेंट तो एक सॉफ्टवेयर है पेंटिंग में। विंडोज डिफेंडर ये तो एक एंटीवायरस है। नोटपैड ये डिफॉल्ट कोई वर्ड या टेक्स्ट लिखने का सॉफ्टवेयर है। तो ये क्या फाइल, फोल्डर, ड्राइव वहां दिखेगा तो वो है फाइल एक्सप्लोरर। वो हम कैसे खोलते हैं? हम यहाँ से कीबोर्ड जो हमारा है विंडोज की के साथ में, विंडोज के साथ जब हम ई दबाते हैं तो फाइल एक्सप्लोरर खुलता है। विंडोज के साथ ई दबाते हैं, ये खुल गया जैसा कि आपको दिख रहा है। मैं कीबोर्ड को बंद कर देता हूँ। ये फाइल एक्सप्लोरर दिख रहा होगा आपको। तो फाइल एक्सप्लोरर जो है ये आपको दिख रहा होगा। फाइल एक्सप्लोरर ये फाइल एक्सप्लोरर यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसी टाइप के फाइल एक्सप्लोरर में क्या है, सारे फोल्डर वगैरह आ जाते हैं। ये ठीक है, इस पेज को हम थोड़ा ऊपर नीचे करते हैं। फाइल, फोल्डर, ड्राइव यहाँ सारी चीजें यहाँ दिखती है। तो इसका सही आंसर होगा फाइल एक्सप्लोरर। चलते हैं ब्लैक बोर्ड पर। 16वां है वायरलेस हेडसेट, स्पीकर या स्मार्ट वॉच को मोबाइल फोन से कनेक्ट करने के लिए आमतौर किस शॉर्ट रेंज वायरलेस तकनीक का उपयोग है। तो मित्रों, बच्चों, स्टूडेंट्स जो भी हैं, अब इस चीज को समझे कि शॉर्ट रेंज जो दिखाई गई है यहाँ पे, शॉर्ट यानी कि बहुत कम दूरी की रेंज। तो ब्लूटूथ जो है, ब्लूटूथ जिसको हम बोलते हैं, ब्लूटूथ ये कम दूरी की वायरलेस तकनीकी है ब्लूटूथ। और वाईफाई जो होता है वो अधिक दूरी की वायरलेस तकनीकी है। वाईफाई जैसे एक मकान के अंदर बहुमंजिला बिल्डिंग है, उसमें वाईफाई से हम आसपास के एरिया को कवर कर सकते हैं, और ब्लूटूथ से हम आसपास एक कमरे के एरिया को ही कवर कर सकते हैं। ब्लूटूथ का एरिया कम होता है कनेक्टिविटी में, वाईफाई का एरिया ज़्यादा होता है। तो ये आपको पता ही है। तो ये चीज़ें हटा देते हैं, इसको मिटा देता हूँ। तो ब्लूटूथ जो शॉर्ट रेंज वायरलेस तकनीक का उपयोग करता है स्मार्ट वॉच, मोबाइल फोन से कनेक्ट, तो इसमें ये सही जाएगा हमारा, ब्लूटूथ हमारा सही है। तो ब्लूटूथ पे हम थोड़ा फोकस करेंगे, ब्लूटूथ हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 70वां। 70वां क्वेश्चन से भी MS वर्ड में किसी दस्तावेज को टाइप करते या फॉर्मेट करते समय कोई गलती करते तो आपके द्वारा की गई पिछली कार्रवाई को पूर्ववत करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो ये मैंने आपको बताया था, शॉर्टकट कुंजी CTRL+Z। ये आपको मालूम चल गया। Ctrl+Z से हम किसी स्थिति को वापस बैक में अंडू कर सकते हैं। अंडू का सिंबल जैसे इस टाइप से होता है,
और किसी में इस टाइप से होता है। ये होता है फॉरवर्ड या रेडू, और अभी हम बात कर रहे हैं वो इसकी बात कर रहे हैं अंडू। एक स्टेप पीछे, जो हमारे से गलती हुई है, कुछ चीज आगे गलत हो गई तो पीछे जाने के लिए कंट्रोल जेड दबा के हम पीछे जा सकते हैं। जो चीज गलत हो गई तो कंट्रोल जेड से हम उसे ठीक कर सकते हैं। तो एक स्टेप पीछे जाने के लिए सही है। यदि आप विंडोज पीसी को अस्थायी रूप से दूर जाना चाहते हैं और खुले हुए एप्लीकेशन बंद किए बिना हमने कम पावर मोड में डालना चाहते हैं, आपको कौन सा पावर विकल्प चुनना चाहिए? तो पावर विकल्प से शट डाउन, स्लीप, रीस्टार्ट पावर विकल्प जो होते हैं उससे जुड़ा एक क्वेश्चन सामने आ गया। ये भी मैं बच्चों को ट्रेनिंग दी थी कि शट डाउन कैसे होता है, स्लीप क्या काम आता है, रीस्टार्ट क्या काम आता है, इसको हम समझेंगे। ये कह रहा है कि आप कंप्यूटर से अस्थायी रूप से दूर जा रहे हैं, मतलब स्थायी रूप से दूर नहीं जा रहे, जैसे रात को बंद करके जा रहे हैं, सुबह आएंगे या नहीं आएंगे वो पता नहीं, वो चीज नहीं। यहाँ पूछ रहा है अस्थायी, यानी कि आप 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा अस्थायी रूप से दूर जाना चाहते हैं। खुले हुए एप्लीकेशन को भी आप बंद नहीं करना चाहते हैं, बंद किए बिना कम पावर मोड में कंप्यूटर को डालना चाहते हैं ताकि वो बंद भी हो जाए और हमारे प्रोग्राम भी खुले रहे। तो आपको कौन सा पावर विकल्प चुनना चाहिए? शट डाउन तो कंप्यूटर को पूरी तरह बंद कर देता है, रीस्टार्ट कंप्यूटर को बंद करके चालू कर देता है, इसमें भी प्रोग्राम बंद हो जाते हैं, शट डाउन में भी प्रोग्राम बंद हो जाते हैं, फॉर्मेट में तो कंप्यूटर के सारे प्रोग्राम उड़ जाते हैं, जो है वो भी उड़ जाते हैं। तो स्लीप एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से कंप्यूटर को हम आधा सुला देते हैं, प्रोग्राम हमारे चलते ही रहते हैं। जैसे किसी सुला हुए व्यक्ति को हम हाथ से टच करके खड़ा करते हैं, चलो उठ जाओ, जैसे उसी टाइप से हम चलो उठ जाओ ऐसे टच करके खड़ा करते हैं। उसी टाइप से स्लीप मोड भी होता है कि हम कुछ टाइम के लिए, इसमें क्या होता है कि कंप्यूटर आधा सोया हुआ होता है, आधा जगा हुआ होता है, तो आधे कंप्यूटर की आधे मशीन उपकरण चालू रहते हैं, कुछ चीजें बंद हो जाती है, जैसे फैन है, पावर की चीजें बंद हो जाती है। तो स्लीप मोड एक अच्छा माध्यम है कि अगर आप थोड़े समय के लिए कंप्यूटर से उठ रहे हैं तो स्लीप जरूर करें। ये पावर भी बचत करता है, आपके प्रोग्राम को भी चालू रखता है। तो ये हमारा सही हुआ, ये हमारा राइट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल B1 से शुरू होकर कॉलम G तक और फिर पंक्ति 10 तक जाने का सही वाली सेल की श्रेणी के संदर्भ में कौन सा है? तो मैंने जब भी पूछे यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्ट करना है तो एक्सेल का फॉर्मूला में डबल डॉट आएगा ही आएगा। तो ये आपका सही है, B1 G10। 1 डॉट वाला गलत है, ये बीच में डैश वाला गलत है, ये डॉट है और इसमें ऐसा अल्प विराम है, ये भी गलत है, ये सही है। एक्सेल से जुड़ा हुआ यहाँ से यहाँ तक पूछ रहा है तो ये डबल डॉट B1 डबल डॉट G10 ये सही है। छात्रों को सहयोगात्मक प्रस्तुति बनाने के लिए किस गूगल वर्क स्पेस का उपयोग करना चाहिए? प्रस्तुति मतलब प्रेजेंटेशन। अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा तो आप इस इंग्लिश में आके देख सकते हैं। यूज क्रिएटिव कोलैबोरेशन प्रेजेंटेशन, तो प्रेजेंटेशन पीपीटी की बात कर रहा है, तो गूगल का प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कौन सा कहलाएगा? तो गूगल, ये भी हमने कई बार बच्चों को बताया है। सारे क्वेश्चंस लगभग बहुत अच्छा है, पेपर में इजी कह सकता हूँ, और कोई माने या न माने क्योंकि पढ़ने वाले के लिए वैसे इजी रहता है। गूगल स्लाइड्स जो है वो एक पीपीटी है, गूगल शीट्स जो है वो एक एक्सेल है। एक्सेल, गूगल शीट्स जो है वो एक्सेल की बात कर रहा है, एक्सेल। और डॉक्स जो है वो वर्ड की बात कर रहा है, ठीक है, ये वर्ड की बात कर रहा है। गूगल स्लाइड है वो पीपीटी की बात कर रहा है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि पीपीटी की बात कर रहा है। गूगल कीप एक अलग सॉफ्टवेयर है जो आपके दस्तावेजों को सहेजने के लिए होता है। तो गूगल शीट्स, इसमें गूगल स्लाइड आपका सही हुआ, राइट आंसर। ये आपका गलत, ये गलत, ये गलत और ये वाला सही। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस पते में ए का क्या अर्थ है? जब भी हम कंप्यूटर के अंदर कोई ड्राइव खोलते हैं तो उस ड्राइव के आगे डबल डॉट लग जाता है, बाकी फाइल का नाम आ रहा है। BMP नाम से कोई फाइल है जो RSCAT फोल्डर में पड़ी है, VMOE फोल्डर में पड़ी है, VMOE कोटा वाले फोल्डर में पड़ा है, कोटा ए ड्राइव में है। इसको देखने से मुझे पता लग रहा है कि .bmp एक कोई फाइल है जो ए नाम की ड्राइव में पड़ी है। ए डबल डॉट का मतलब है ड्राइव, ये ड्राइव का नाम है, तो इसको मैं सही करूंगा, ये ड्राइव का नाम है। कैसे देखेंगे इसको? वहीं वापस विंडोज ई दबाओ, फाइल एक्सप्लोरर खुला, इसके अंदर हम गए, जैसे हमने यहाँ पे खोला दिस पीसी कंप्यूटर खोला, ई में गए, बेसिक सॉफ्टवेयर खोला,
फिर हमने किसी फाइल पे गए या फिर और कुछ सब फोल्डर दिखा देता हूँ। ऑल फॉर्म में गए, इस पे गए, करंट कमांड पर इसमें गए, इस टाइप से। तो ये यहाँ पे जो एक्सटेंशन बनेगा वो ये देख लो जो आपके सामने दिखाया जा रहा है। इसको हम कैसे देखेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्लिक करने पर दिख रहा है, मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। जैसे हमने क्लिक किया, फिर किसी फोल्डर में गए, तो यहाँ पे जो एक्सटेंशन बनेगा e:/IBS बैंक फॉर्म, ठीक है। तो ये डबल डॉट जो आ रहा है तो इसका मतलब ये ड्राइव है, ई ड्राइव में है, ई ड्राइव में हम गए हुए हैं, ये इसका मतलब ये है ई ड्राइव। ये ड्राइव होती है जिसमें स्पेस होता है जहाँ पे हम स्टोरेज रखते हैं। तो ये मेथड हमने देख लिया। अब हम चलते हैं वापस ब्लैक बोर्ड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये यहाँ पूछ रहा है कि ए इसमें ए क्या है, तो ए यहाँ पे क्या है, ड्राइव है। ये आपकी ड्राइव है, इसमें आपका ये गलत हुआ, सिर्फ फोल्डर है, उप फोल्डर है, फाइल का नाम है, नहीं फाइल का नाम ये है, दूसरा है ये फाइल का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22वां। नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां है जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं, राजस्थान सरकार का पोर्टल राज्य ई साइन अपने विभागों को कौन सी आवश्यक सेवा प्रदान करता है। तो राज ई साइन पूछ रहा है, मतलब राजस्थान की ई साइन सेवा। ये आपको याद आ जाना चाहिए, जो आपने पैराग्राफ पढ़ा होगा, मैंने कई बार ये बताया था क्लास में। तो राज्य के लोगों को डिजाइन तैयार करना कोई मतलब नहीं है इसका। दस्तावेजों के अनुकूलित कानून रूप से मान्य इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल हस्ताक्षर, ये सही है। मुफ्त बिजली के लिए पंजीकरण करना, ये भी गलत है। वेबसाइटों का स्थानीय भाषा में अनुवाद करना, ये भी गलत है। तो राइट कौन सा हुआ आपका, बी वाला। कौन सा हुआ, बी वाला। तो ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23वें क्वेश्चन पे हम चलते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को बिल्कुल शुरुआत से शुरू करने के बजाय आप वर्तमान सक्रिय स्लाइड से शुरू करने के लिए आपको कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट की इस्तेमाल करनी चाहिए। तो मैंने पावर पॉइंट की कई बार शॉर्टकट की बताई, फिर शॉर्टकट 2 शॉर्टकट की इस बार आई है। तो 2 दूनी 4 नंबर तो वैसे आपके हो जाते हैं कि शॉर्टकट यूज करते हैं। तो सारा थोड़ा सारा पढ़ना होता है। पावर पॉइंट के अंदर हम देखो, किसी पावर पॉइंट को हम शुरू से शुरू करते हैं तो क्या दबाते हैं, F5 शुरू से शुरू करने के लिए सही है। पर ये कह रहा है कि किसी पावर पॉइंट प्रेजेंट को बिल्कुल शुरुआत से शुरू करने के बजाय हमें वर्तमान सक्रिय स्लाइड से शुरू करना है, तो उसमें हमें Shift 5 दबाना पड़ेगा। ये हमारा ज्यादा सही है, क्योंकि ये पूछ रहा है घुमा फिरा के। तो ये यहाँ पे हमारा ये गलत हो गया, ये सही नहीं है, क्योंकि शुरू से शुरू करना था F5, करंट स्लाइड से शुरू करना जहाँ पे हम काम कर रहे हैं उसी पेज से, ये वाला राइट है। तो ये बाकी सारे गलत हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जबकि फेसबुक एक सामान्य सोशल नेटवर्क है, भाई कई कौन सा प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से पेशेवर नेटवर्क का विकास की नौकरी तलाश के रीजन के। तो जिस तरह इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, ये आपके सोशल कनेक्टिविटी के लिए है, समाज से जुड़ने के लिए सोशल साइट्स हैं। और वही लिंक्डइन जो है एकमात्र जो ऑप्शन है, लिंक्डइन ये हमारा एक पेशेवर लोगों के लिए, नौकरी तलाशने वाले लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आईडी बना के हम जॉब, नौकरी सर्च वगैरह कर सकते हैं और करियर की तलाश कर सकते हैं। ये सारी चीजें लिंक्डइन पे मिलती है। तो एक अलग टाइप की कम्युनिटी है जो पेशेवर लोगों के लिए है, और बाकी लोग भी इस पर आईडी बना के भी जुड़ सकते हैं, जो नौकरी की तलाश के लिए अच्छे से अवसर यहाँ प्रदान कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल स्प्रेडशीट लेआउट में रो को किस नाम से और कॉलम को किस नाम से। ये भी क्वेश्चन मैंने कई बार रिपीट किया है, बच्चों को बताया कि रो को तो हम संख्या में 1 2 3 से नापते हैं, 1 2 3। रो लाइनें जो होती है एक्सेल में 1 2 3 से होती है। कॉलम जो होता है वो ABC से होता है, ABCD, जो XFD तक जाता है, XFD लास्ट कॉलम, ठीक है। तो इस टाइप से ABCD यहाँ होता है, ABCD। तो एक्सेल स्प्रेडशीट लेआउट को हम रो को संख्या के रूप में नापते हैं और अक्षर को हम कॉलम को हम अक्षर के रूप में लेबल करते हैं, ये सही है।
अक्षर पहले नहीं आएगा क्योंकि यहाँ रो अक्षर में नहीं होता है, रोमन भी नहीं आएगा, रंग और आकार भी नहीं होता। ये हमारा सही जो हुआ वो कौन सा हुआ, बी, संख्या अक्षर, संख्या और अक्षर में नहीं। फिर ऊपर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। आमतौर पर कौन सा डिफॉल्ट विंडोज एप्लीकेशन बुनियादी टेक्स्ट एडिटिंग और टाइपिंग अभ्यास के लिए उपयोग किया जाता है? तो आपको नाम से ही थोड़ा बहुत मिलता जुलता ऑप्शन अगर आप सही करते हैं, ये आपका राइट है, वर्ड पैड, क्योंकि बात हो रही है टाइपिंग की, और वर्ड हमारा एक स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर है जो हमारे टाइपिंग के लिए, लेटर पैड बनाने के लिए, लेटर लिखने के लिए, एप्लीकेशन लिखने के लिए, बुक्स टाइप करने के लिए, कुछ भी तो वर्ड में करते हैं। पर वर्ड एमएस ऑफिस का है, जबकि उससे पहले विंडोज आपको वर्ड पे देके वर्ड जैसा ही बेसिक सॉफ्टवेयर देता है जिसमें आप टाइपिंग वगैरह कर सकते हैं। ये आप कैसे देखेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट, फाइल एक्सप्लोरर, इसका कोई लेना देना नहीं, एमएस पेंट पेंटिंग करने के लिए होता है। तो इसको हम सर्च में यहाँ जाके देख सकते हैं, वर्ड पैड लिखेंगे तो आ जाएगा। अगर आपके कंप्यूटर में वर्ड काम नहीं कर रहा है तो वर्ड पैड खोल सकते हैं। ये वर्ड पैड है, ये दिख रहा है आपको सामने, ये वर्ड पैड है। ये आपका वर्ड पैड है, इसमें हम टाइपिंग वाला काम कर सकते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह ही होता है, बट ये विंडोज आपको पहले से दे देता है। अगर आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड नहीं है, एक्सेल पावर पॉइंट नहीं है, तो वर्ड में आप काम बेसिकली टेक्स्ट काम कर सकते हैं, सादा बेसिक सॉफ्टवेयर है। इसको हम क्लोज करते हैं, इसको हम क्लोज करते हैं और वापस हम ब्लैक बोर्ड पे आ जाते हैं। तो वर्ड पैड हमारा आमतौर पर डिफॉल्ट विंडोज एप्लीकेशन बुनियादी टेक्स्ट एडिटिंग टाइपिंग अभ्यास के लिए उपयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है। बाकी इनका कोई इससे कोई मिलता जुलता नहीं है, लेना देना नहीं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित कथनों में ध्यानपूर्वक पढ़ें। फिशिंग एक प्रकार का साइबर खतरा है जिसका मुख्य रूप से उद्देश्य पासवर्ड और बैंक विवरण जैसे संबंधित जानकारी चुराना होता है। एंटीवायरस के सॉफ्टवेयर टूल है जिसे आपके कंप्यूटर दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर से बचाने के लिए डिजाइन किया गया। निम्न कथनों में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। तो इसमें से जो सही है वो बताना है। उपयुक्त विकल्प का मतलब सही है वो बताना है। तो उपयुक्त विकल्प हम बताएंगे कि क्या क्या है, ये दोनों चीजें क्या है। कथन एक कथन दोनों सत्य हैं, कथन एक गलत है, कथन एक और कथन दोनों असत्य है, कथन एक सत्य है, कथन दोनों असत्य है, कथन फर्स्ट असत्य है जबकि कथन दो असत्य है। ये दोनों ही चीजें सही लग रही है, दोनों सही है। इसको हम कैसे करेंगे, दोनों सही है। जैसे फिशिंग एक प्रकार का साइबर खतरा है जो मुख्य रूप से पासवर्ड और बैंक विवरण से संबंधित जानकारी चुराता है। एंटीवायरस भी एक सॉफ्टवेयर टूल है जिससे कंप्यूटर को दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये भी एक तरह का सही है। तो दोनों ऑप्शन इसके सही हैं, तो इसका पहला ए आंसर होगा इसका 27 होगा, कथन एक और कथन दोनों सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल कौन सा अंतर्निहित फंक्शन विश्व से चयनित सेल्स यानी कि तो उच्चतम संख्या मान ज्ञात करने के लिए डिजाइन किया गया। तो अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए मैक्सिमम, मिनिमम संख्या ज्ञात करने के लिए मिनिमम। तो बराबर मैक्स, ये इसका सही है। उच्चतम पूछा गया है कंफ्यूज करने के लिए, तो हाईएस्ट वैल्यू उच्चतम, ठीक है, ये आपको यहाँ दिख रहा है, ये मैक्स। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण नहीं है। तो वेब ब्राउजर का उदाहरण हम देखते हैं कौन सा नहीं है। तो गूगल क्रोम वेब ब्राउजर है, मोजिला फायरफॉक्स वेब ब्राउजर, यूनिफॉर्म रिसोर्स वगैरह वेब ब्राउजर नहीं है, सफारी एक वेब ब्राउजर है। तो ये तीनों वेब ब्राउजर हैं, ये वेब ब्राउजर नहीं है। तो आपका सही आंसर कौन सा हुआ, सही हुआ आपका ये यूनिफॉर्म रिसोर्स वगैरह वेब ब्राउजर का उदाहरण नहीं। दस्तावेज फॉर्मेटिंग में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दो प्रकार हैं। ये क्या है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, ये फर्स्ट ओरिएंटेशन से जुड़े हुए हैं। फर्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर फॉर्मेट में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दो प्रकार हैं, जिसमें ये दोनों चीजें फर्स्ट ओरिएंटेशन पेज में दी गई है। या आपको वर्ड एक्सेल फॉर्मेट में कई बार मैंने बताया पेज ओरिएंटेशन। पोर्ट्रेट का मतलब होता है खड़ा पेज, खड़ा पेज, और लैंडस्केप का मतलब होता है आड़ा पेज। ये इससे हम समझ सकते हैं ये पोर्ट्रेट पेज है और ये लैंडस्केप पेज है।
तो ये पेज ओरिएंटेशन नाम का एक ऑप्शन होता है पेज लेआउट के अंदर, उसके अंदर ये दोनों चीजें उपलब्ध होती है। तो इसका तीसरे का सी सही है, पेपर कोड बी के अनुसार फर्स्ट ओरिएंटेशन होता है। फर्स्ट मार्जिन में ये नहीं होता, इनको भी पढ़ना है। कागज का ऑप्शन चारों पढ़ने होते हैं ताकि आप सही आंसर दें। ईमेल भेजते समय बीसीसी विकल्प का क्या होता है? तो बीसीसी का मैंने कई बार बच्चों को बताया कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी, बीसीसी एक सीसी होता है, कार्बन कॉपी एक बीसीसी होता है। तो कार्बन कॉपी बहुत सारे लोगों को ईमेल भेजने के लिए हम सीसी में डालते हैं ईमेल आईडी, और बहुत सारे लोगों को भी ईमेल भेजने के लिए हम बीसीसी में भी डालते हैं। फर्क सिर्फ इसमें इतना है कि बीसीसी के अंदर जो ईमेल आईडी हम डालते हैं तो आगे जिनको ईमेल प्राप्त होता है उन एक दूसरे को पता नहीं लगता है किस किस को ईमेल गया है, जबकि सीसी के अंदर पता लगता है कि उसको भी गया है मेल, मेरे को भी गया है, जिस जिसको भेजा गया है ये सबको पता लगता है। तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी एक ऐसी है कि ये सिर्फ यही पता लगता है कि भेजने वाले ने ही उसको भेजा है, और बीसीसी में चाहे 100 ईमेल आईडी डाल दो और जिसको प्राप्त होगा उसको ये लगेगा कि जिसने भेजा है उसी ने उसको भेजा है। और सीसी के अंदर क्या होता है कि 100 ईमेल आईडी इसमें भी डाल दो तो इसमें पता रहता है कि 99 लोग और कौन थे, किस किस को गया और मेरे को भी आया। तो ये सारी चीजें ब्लाइंड कार्बन को भी बीसीसी से संबंधित है। ये आपका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। एक्सेल का कौन सा फीचर आपको विशिष्ट नियमों के आधार पर सेल की दिखावट जैसे फॉन्ट रंग या पृष्ठभूमि रंग को स्वचालित रूप से बदलने की अनुमति देता है? उदाहरण के 100 से बड़ी संख्या को लाल रंग से हाईलाइट करना। तो एक्सेल के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है वो एक तरह का ऑप्शन है जिसके अंदर आप विशिष्ट नियमों के अंदर सेल की दिखावट जैसे फॉन्ट रंग पृष्ठभूमि रंग स्वचालित रूप से बदलने की अनुमति देता है। डेटा वैलिडेशन का इससे कोई लेना देना, मेल मर्ज इससे कोई लेना देना, गोल सीक्वेंस भी कोई लेना देना। मेल मर्ज बहुत सारे लोगों को एक साथ कोई मैसेज भेजना या मेल भेजना वो होता है, इसमें बहुत सारे प्राप्तकर्ता शामिल होते हैं। एमएस वर्ड का कौन सा फीचर उपयोगकर्ता को एक ही पत्र प्राप्त करता कुशलता? एमएस वर्ड का कौन सा फीचर उपयोगकर्ता को एक ही पत्र कई प्राप्तकर्ताओं को कुशल भेजने? तो ये आ गया मेल मर्ज, अभी मैंने बताया था। तो मेल मर्ज ऑप्शन है जो एमएस वर्ड के अंदर ऐसा फीचर जो उपयोगकर्ता को एक ही पत्र कई प्राप्तकर्ताओं को कुशलता भेजने का ऑप्शन देता है। तो यहाँ पे गलत हो रहा है क्योंकि ये प्रश्न पूछ रहा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में, और यहाँ पे पूछ रहा है कि मेल मर्ज क्या है। मेल मर्ज यहाँ पे मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 34, अपने कंप्यूटर को सेकेंडरी मॉनिटर या प्रोजेक्टर से कनेक्ट करने के लिए आमतौर पर किन पोर्ट्स का उपयोग किया जाता है? सेकेंडरी मॉनिटर या प्रोजेक्टर से कनेक्ट करने के लिए HDMI और VGA केबल होती है जो मॉनिटर को या फिर प्रोजेक्टर को जोड़ने के लिए कंप्यूटर में काम आती है। USB टाइप ए इसका कोई कनेक्शन डिस्प्ले में नहीं होता है। इंटरनेट इसका भी कोई, ये इंटरनेट के लिए काम आती है। ऑडियो जैक ये ऑडियो के लिए काम आती है, ये भी काम करनी है। तो ये डिस्प्ले के लिए काम आती है जो HDMI और VGA हाई डेफिनेशन जो उनको डिस्प्ले प्रदान करती है। प्रोजेक्टर में वो HDMI और VGA केबल है, इसके थ्रू हम किसी प्रोजेक्टर को या फिर मॉनिटर को सेकेंडरी के रूप में कनेक्ट कर सकते हैं। राजस्थान सरकार का राज्य ज्ञान आ गया, मतलब राजस्थान सरकार की ई-ज्ञान पोर्टल का पूछा गया है। तो राज आ जाए, वहां मैंने बताया था राजस्थान के बारे में समझ लेना। शुभारंभ में भी फिर से पूर्तिकरण किया गया था। सभी नागरिकों को मुफ्त लैपटॉप दिए जाएंगे, गलत है। RSID बसों के लिए ऑनलाइन बुकिंग, RSRTC बसों के लिए ऑनलाइन बुकिंग, गलत है। शेयर बाजार में ट्रेनिंग, ये भी इससे कोई जो मिलता हुआ नहीं है, तो ये सही है। छात्रों, शिक्षकों और स्कूलों के लिए शैक्षणिक सामग्री का डिजिटल भंडार, मतलब स्कूली शिक्षा को ऑनलाइन पोर्टल से जोड़ना और स्कूली बच्चों और शिक्षकों के लिए एक अच्छी सामग्री उपलब्ध करवाना, ये राज्य ज्ञान का राजस्थान सरकार का पोर्टल है जो इस दिशा में काम कर रहा है, बाकी चीजों में काम नहीं कर रहा है। तो इसको आप नजरअंदाज करें, इसको टिक करें, ये आपका सही था। तो इस टाइप से हमारा पेपर हमने कर लिया है। पेपर कोड हमारा जो था एक बार फिर से बता देता हूँ। सेट बी, और 2 अगस्त का ये पेपर हुआ था। पेपर बहुत इजी था, इसको हम इजी पेपर बोल सकते हैं। पेपर हमारा खत्म हुआ तो बहुत इजी पेपर था। पेपर हमारा एंड हुआ। अब हम बात करते हैं कुछ
इस पेपर इजी होने की और हार्ड होने की। तो इजी कब होता है पेपर? इजी पेपर की मेथड हम थोड़ा समझेंगे ब्लैक बोर्ड पर, और एक है हार्ड पेपर। तो तैयारी वैसे एग्जाम की तरफ से आपको जो नोट्स मिले वो अच्छी हुई होगी, बट इजी पेपर मैं उसके लिए कह सकता हूँ जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई करी है, जो हमारे टच में रहे हैं, जिनको हमने निर्देश भी दिए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन उसमें रिपीट हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन उन्हीं आधार पे आए हैं। मैंने पहले भी कहा था सेम टू सेम एज इट इज, आप न माने तो आधार वही होते हैं, और बुक्स को गहराई से पढ़ना। तो हार्ड उसके लिए हैं जिन्होंने कॉन्फिडेंट नहीं थे, या फिर जिन्होंने, जो लोग टच में नहीं थे, हम या फिर जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी है, तो हो सकता है बिल्कुल इजी वे में उनके लिए हार्ड होगा। बट इजी पेपर हम कह सकते हैं, पेपर बहुत इजी था, क्वेश्चंस काफ़ी मिल रहे हैं। पिछला पेपर जो था वो काफ़ी टफ था, उसको हार्ड हम कह सकते हैं, वो हार्ड था। और इस बार का जो पेपर है 2 अगस्त वाला, वो हमारा बहुत इजी था, 2 अगस्त वाला। ठीक है, तो 2 अगस्त वाला पेपर हमारा बहुत इजी आया था। अभी मैंने आपको करके दिखा दिया, सॉल्व करके, ये मैंने उसी समय कर दिया था, बट मैं थोड़ी समय की व्यवस्था के कारण और भी काम में उलझा होने के कारण मैं टाइम पे आपको इसका रिव्यू नहीं दे पाया था। तो पेपर का ऑल ओवर मैंने आपको बता दिया है कि पेपर इजी था, बट समझना, पढ़ना, और आप अगर रेगुलर क्लासेस एग्जाम की तरफ से या इसको अटेंड करते हैं, और हमारी जो चुनौतियाँ होती है, हमारी जो चुनौती होती है बच्चों के लिए, कि बार बार आपको पेपर सॉल्व करवाना, पेपर सॉल्व कराना, फिर उसका रिव्यू करना, इसका रिव्यू करना, ये सारी चीजें बार बार पेपर कराना, फिर उसका रिव्यू करना, कुछ गलत हो गया सेंटेंस, रिव्यू करना। तो ये इसलिए कराना होता है, कई बार बच्चों को पसंद भी नहीं आता कि हम पेपर करवाते हैं बार बार, या फिर बार बार वो पिछला पेपर क्यों कराया जाता है। बेहद जरूरी होता है ये जरूरी भी है, क्योंकि इससे हमारे यहाँ जो एग्जाम कराए जाते हैं, जो उसके अंदर बच्चा अगर 40% 50% से ऊपर अगर मार्क्स लाता है, 50% से ऊपर हर पेपर के अंदर जो यहाँ से सॉल्व कराए जाएंगे, उसको हम दावे के साथ में बोल सकते हैं कि वो पास होगा। इतना तो हम कह सकते हैं, पास होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो आपको स्टडी मटेरियल मिलता है वो आपको अच्छे से देख लेना चाहिए। कोई डाउट्स हो तो हमें पूछ लेना चाहिए। हम करीब 1 महीने पहले से हम सारे लोग तैयारी में लगे हुए थे, आपके साथ में मैं भी वर्कआउट में था। तो रफली आप उस पर कुछ भी आप नोटबुक लें, और उसके अंदर पेपर को, पुराने पेपर को सॉल्व करें, हमारे से पेपर लें, हमारे से टास्क लें, और उस एक एक टास्क को पूरा करते जाएं। जो डाउट्स हैं उनको पहले क्लियर करें आप। जो आपके डाउट्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं जो एग्जाम से पहले हमें ध्यान रखनी होती है, और कुछ क्वेश्चंस नहीं भी आते हैं, उसको हम कैसे सॉल्व करें, ये भी हम यहाँ सिखाते हैं।
ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, जो क्वेश्चन नहीं आते उसको भी हम सही करना सिखाते हैं। तो ये आप कब सीख पाओगे, जब आप हमारे टच में रहोगे या कुछ सपोर्ट हम मिल करके आपका कर सकते हैं। तो ये क्लास जो थी, ये एक रिव्यू क्लास थी जो ऑन बोर्ड में मैंने आपको पेपर को साथ में लेके समझाई। तो आपको बार बार पेपर सॉल्व करना है, पेपर से डरना नहीं है, क्योंकि एक तो वो होता है कि आप किसी पेपर को डायरेक्ट वहाँ एग्जाम में जाके करते हैं, एक वो वैसा ही पेपर आपको जैसे इंस्टीट्यूट, हमारा इंस्टीट्यूट KZ की तरफ से आपको कराया जाता है बार बार, तो उसको, उस चुनौती को आपको स्वीकार करना चाहिए कि हाँ, मैं खुद अपने आप को चेक करूँ कि क्या यहाँ मैं पास हूँ या नहीं। कुछ बच्चे डायरेक्टली पढ़ाई करके अपने हिसाब से सीधा एग्जाम में अपेयर हो जाते हैं कि देखते हैं पास होते कि नहीं होते। तो पढ़ाई करने वाले ठीक हैं, जो थोड़ी बहुत उनकी समझ है, जिनको सीखना चाहिए, जरूर लगी है कि हाँ मुझे RSAT कर रहा हूँ तो मुझे सीखना भी तो है, तो उसके लिए ये जरूरी भी है कि आप इंस्टीट्यूट की तरफ से चुनौती स्वीकार करें, इंटरनल असेसमेंट कंप्लीट करें, उसका एक्सपीरियंस, क्लासेस ज्वाइन करें उसका एक्सपीरियंस, पेपर देंगे उसका एक्सपीरियंस, आपके डाउट्स इंस्टीट्यूट क्लियर करेगा उसका एक्सपीरियंस, आप गुरुजन के टच करेंगे उसका एक्सपीरियंस। अगर कुछ भी नहीं है तो कम से कम आप मैसेज या फिर कॉल से कनेक्ट हो सकते हैं, और हमारा ग्रुप भी है। तो ये सारी चीजें आपको हमने ये रखी है कि आप ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं, मैसेज या कॉल के बाद, कॉल से अपने डाउट्स क्लियर करवा सकते हैं, डाउट्स क्लियर करा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ग्रुप में भी SMS या कॉल से अपने दोस्त डाउट्स जो है वो क्लियर करा सकते हैं। डाउट्स की स्पेलिंग गलत होगी, डाउट्स क्लियर करा सकते हैं। तो ये अच्छा जरिया है जो हमने सब तरह से बच्चों को कम्युनिकेट करने के लिए रखा है। फिर भी हमने कई बार आपको बार बार एग्जाम से पहले नोटिस भी भेजे हैं, सूचनाएं भेजी कई बार इम्पोर्टेंट नोटिस के माध्यम से। इस टाइप से आपको इसको अगर हमारे साथ में अगर फॉलो करते हैं तो जरूर आप पास हो सकते हैं। और फॉलो जो है, एक वो फॉलो करना किसी चीज को सीखने के लिए गलत नहीं है, सीखना चाहिए। जब आपको मौका मिला है तो गंवाना भी नहीं चाहिए, और समय का भी फायदा उठाना चाहिए। मौका मिला तो गंवाना भी नहीं, और समय का भी फायदा उठाना चाहिए। ठीक है, समय का भी फायदा उठाना चाहिए। तो ये बात सही भी है, क्योंकि एक मैं यहाँ पे एक लाइन में यहाँ लिख देता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने कहा है कि पैसे से समय नहीं कमाया जा सकता। हमारी घड़ी के अंदर, हमारे क्लॉक के अंदर 12 घंटे या 24 घंटे का जो समय होता है वो उतना ही होता है, वो बढ़ा नहीं सकते, घटा नहीं सकते। बट ये है कि एक टाइम, एक शब्द में टाइम इज मनी। सही है ना? तो टाइम इज मनी, बट मनी इज नॉट टाइम, बट मनी इज नॉट फॉर टाइम। इसको नॉट टाइम लिख सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि समय ही पैसा है, बट पैसे से समय नहीं कमाया जा सकता, या फिर पैसे से समय नहीं, पैसा समय नहीं है, तो समय ही पैसा है।
तो समय का सदुपयोग करें, फॉलो करें, मौका ना गवाएं। और ये क्लास उन सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट थी जिन्होंने एग्ज़ाम दिए हैं, उनके लिए रिव्यू के तौर पर और अपना पेपर पर्चा चेक करने के लिए, और उन बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो अभी पढ़ रहे हैं, वर्तमान में अध्ययनरत हैं, जो डेली क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, तो वो भी इससे सीख लेंगे और पेपर का डेमो देखेंगे किस टाइप का पेपर आता है। और हमें इस टाइप की चुनौती पार करनी है। ये कोई बड़ी एग्ज़ाम नहीं है, बहुत छोटी एग्ज़ाम कहलाती है, बट पेपर जो होता है वो थोड़ा सा आता है, उसमें अगर हम सही ढंग से करते तो हमारे लिए ईजी हो सकता है। तो ये हमने आपको छोटा मोटा एक हमारे एक्सपीरियंस के आधार पर, इंस्टीट्यूट के एक्सपीरियंस या हमारे पास में जो नोट्स है उनके आधार पर हमने आपको ये तुरंत ही हमारे एक्सपीरियंस से आपको जानकारी दे दी, बता दिया आपको कि पेपर इस टाइप का आता है और इस टाइप से इसको सॉल्व करते हैं। फिर रही बात, कोई बच्चा अभी जैसे इसी को लेकर डाउट्स में होगा कि मैं पास हूँ, फेल हूँ, मैंने पर्चा चेक कर लिया, तो ये अंतिम निर्णय न माने, क्योंकि यूनिवर्सिटी की तरफ से जो रिजल्ट आएगा वो ही अंतिम माना जाएगा। तो ये अंतिम निर्णय नहीं है। यूनिवर्सिटी की तरफ से जो रिजल्ट आएगा, VMOU इसको संचालित करता है, RKCL प्लस VMOU। तो VMOU अधिकारी इसकी उत्तर कुंजी, जिसको आंसर कीज बोलते हैं, आंसर कीज वो जारी करेगा, और उस आधार पे आप अपना पेपर आंसर सीट मिला सकते हैं, OMR सीट मिला सकते हैं, और विदिन 1 मंथ के अंदर इसका रिजल्ट भी आ जाता है। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं, कॉन्फिडेंट रहना है। फिर भी इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए तो आपको और भी सपोर्ट और किया जाएगा। अगर आप किसी चीज़ में एग्जाम में आप रह जाते हैं, बैग लग जाता है, तो पूरा सपोर्ट रहता है। आपको यूनिवर्सिटी मौका भी देती है री एग्ज़ाम फीस लेकर, तो छोटी मोटी नॉमिनल फीस है वो आप कर सकते हैं, तो अच्छा है। ये कोई बड़ा कंपटीशन एग्जाम नहीं कह सकते, बट पेपर आता है तो सीखने लायक है, और ये कहीं ना कहीं आगे हमारे कंपटीशन एग्जाम में काम आता है, जैसे CET है, ग्रामीण विकास अधिकारी है, BDO है, तो CET में काम आ जाता है। अभी इलेक्ट्रिशियन की भर्ती आ रही है, उसमें काम आएगा। बहुत सारे वैकेंसीज के अंदर कंप्यूटर का पार्ट्स आता है, कंप्यूटर का